रहीम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम शार्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के शार्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो शार्ट क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं वो नोट कर लीजिएगा। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10। सो दीज शार्ट क्वेश्चंस दे 4 इन नंबर जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा। वो यदि क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग टू गिव राइज अ स्टेशनरी वेव। स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल है कि आइडेंटिकल वेव्स के लिए कि दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन टू गिव राइज अ स्टेशनरी वेव्स? स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी सिंपल रीज़न ये है, जैसे हम स्टेशनरी वेव्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वी मस्ट हैव दी टू वेव्स, टू आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल वेव्स मीन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दे superimpose in each other, they produce the result of stationary waves, but they should move in opposite direction. And if they are not moving in opposite direction, surely आप ये कहेंगे कि stationary wave they are not produced. No, it is not possible because the two identical waves produce stationary waves only when they travel in the opposite direction. So students, that's the question number 3. It is not possible because for stationary waves, the two identical waves, I mean having same frequency, wavelength and amplitude, moving in opposite directions, superimpose on each other, results are stationary waves. And we have the question number 6 is there. Question number 6. Why does sound travel faster in solids than in gases? So that's a very important short question. Why does the sound travel faster in solids than in gases? और स्टूडेंट्स, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इट डिपेंड्स ऑन v इज इक्वल टू e over rho square root. We know this relation. v is equal to e over rho square root. E is the modulus of elasticity and rho is the density. अब यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट्स के फॉर सॉलिड्स के लिए डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डेंसिटी से भी ग्रेटर होता है। तो इस तरह से आप ये कहते हैं कि अब देखिए गैसेस में डेंसिटी भी कम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम, लेकिन सॉलिड्स के लिए आप ये कहते हैं कि डेंसिटी भी ग्रेटर लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज टेकन अ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू डेंसिटी से भी ग्रेटर होती है फॉर सॉलिड्स। सो दैट्स व्हाई मॉडुलस इफेक्ट्स wins over density effects. तो यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। वी नो दिस रिलेशन, दोबारा से देख लें। नो दिस रिलेशन v इज इक्वल टू e ओवर रो स्क्वायर रूट, e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब डेंसिटी जो है ये स्टूडेंट्स सॉलिड की ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और सॉलिड के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी से भी ग्रेटर होती है। तो इसलिए मॉडुलस इफेक्ट्स विन्स ओवर डेंसिटी इफेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन इन गैसेस। तो स्टूडेंट्स, ये ज़ाहिर करता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू गैसेस। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में। वो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट,
और एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, द faulty इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट दे आर साउंडेड टुगेदर टू प्ले द सेम नोट, यानी दोनों के ऊपर एक ही चीज जो है वो प्ले ऑन की जाती है। दे आर साउंडेड टुगेदर टू प्ले द सेम नोट एंड डेफिनेटली बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, beats are produced due to difference in frequency. Difference in frequencies, beats are produced. यहाँ से हमें ये चीज़ स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाती है कि दोबारा से देखिएगा, why beats are useful in tuning musical instruments. Faulty instrument and standard instruments they are sounded together to play the same note, एक ही चीज़ दोनों के ऊपर प्ले करता है। बीट्स आर प्रोड्यूस, बीट्स स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। अब हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे बाय टाइटनिंग or losing the strings. By tightening or losing the strings, हम उसकी स्ट्रिंग्स को एडजस्ट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे बाय टाइटनिंग और लूजिंग द स्ट्रिंग्स। कब तक करेंगे? until no beats are produced, until no beats are produced, जब तक कोई बीट्स प्रोड्यूस ना हो। अब सुना, जब कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, नो मोर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इट बिकम अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है ये बन जाएगा। दोबारा से देख लें, सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब ये कहते हैं कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट दे आर साउंडेड टुगेदर टू प्ले द सेम नोट, एक ही नोट के ऊपर हम दोनों को प्ले करते हैं। दे आर साउंडेड टुगेदर टू प्ले द सेम नोट, नोट मीन्स साउंड। होगा ये कि ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट्स आर प्रोड्यूस, बीट्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। अब हम क्या करेंगे, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। वी एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट बाय टाइटनिंग और लूजिंग द स्ट्रिंग्स, बाय टाइटनिंग और लूजिंग द स्ट्रिंग्स। कब तक करेंगे? until नो बीट्स आर प्रोड्यूस, जब तक कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, नो मोर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इट बिकम अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड हम ऑलरेडी जानते हैं, v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर ओ। स्टूडेंट्स इसे हमने लैप्लेस रिलेशन या फार्मूला कहा था, v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो के इक्वल। और इस पर्टिकुलर रिलेशन में आप देख रहे हैं कि गैमा जो है ये कांस्टेंट है और फॉर एयर इसकी वैल्यू जो है वो 1.4 आपको मैंने बताई थी। P जो है प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे। तो गैमा P इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो v प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1 ओवर रो स्क्वायर रूट के। अब ये क्या ज़ाहिर करता है स्टूडेंट्स कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, हम ये रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट। अब गैमा कांस्टेंट है, p प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, सो दैट्स व्हाई इट्स अनदर कांस्टेंट ओवर रो स्क्वायर रूट आ गया। अब कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन को रिमूव कर दें बाय प्रोपोर्शनलिटी साइन, v इज प्रोपोर्शन टू 1 ओवर रो स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ स्टूडेंट्स कंफर्म होगी
कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, कि ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इन वार्म एयर स्टूडेंट्स। अब देखिए पर्टिकुलर रीजन में अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ये हमारे पास 5 लेट्स सपोज मालिक्यूल्स हैं। अब इसको अगर आप टेम्परेचर देते हैं, ये बिकम, अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो अब इनमें से अगर 2 एस्केप आउट हो जाते हैं, तो अगर ये हमारे पास 6 थे, अगर 2 एस्केप आउट हो, जब हम इन टेम्परेचर देंगे तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये इस रीजन से एस्केप आउट होंगे, तो हमारे पास मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो कम होगी, यानी 4 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे 4 आएगी, 4 का मास कम है, तो इसलिए आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में डेंसिटी डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर राइज होने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में हमें ये कंफर्म हो गया, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ वार्म एयर इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपने याद रखना है, V इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो। गैमा कांस्टेंट है, पी प्रेशर हैज नो इफेक्ट, सो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो इनमें से आप ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन में अगर ये हमारे पास 6 मालिक्यूल्स हैं, तो जब टेम्परेचर देंगे तो इनमें से 2 इस पर्टिकुलर रीजन से एस्केप आउट हो जाएंगे, 4 रह गए तो इनका मास कम हो जाएगा, मास कम होने से डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन वार्म एयर बिकम्स ग्रेटर दैन इन कोल्ड एयर, नो कम टू न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, आज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जो शामिल हैं वो है जी क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, देन वी हैव द न्यूमेरिकल नंबर 3, देन वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 4, देन वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 एंड 7। तो ये न्यूमेरिकल जो है ये इस पर्टिकुलर स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ये सोना साथ में याद रखना है। 1 3 4 5 6 7। अब आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलोहर्ट्ज। What is the wavelength for transmitter operating at 1000 kilohertz and with what speed the radio waves travel? तो सबसे पहले तो यहाँ पे we have the 2 cases आते हैं। सबसे पहले लैम्डा 1 है, फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू गिवन है 1500 मीटर के बराबर। देन आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी इज f1 दैट इज 200 किलोहर्ट्ज, किलो मीन 10⁻³ हर्ट्ज। जस्ट सिंप्लीफाई करें तो 2 × 10⁵ हर्ट्ज के इक्वल, सो दैट इज f1। So lambda 1 is there and we have the f1 is there 2 × 10⁵ हर्ट्ज के इक्वल। अब नेक्स्ट में आता है यहाँ, व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द ट्रांसमीटर? यू आर लुकिंग फॉर वेवलेंथ, लैम्डा 2 इज योर टारगेट, और स्पीड यहाँ पे गिवन है, स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज 1000 किलो मीन 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करें तो इट बिकम 1 × 10⁻6 हर्ट्ज, सो दैट इज वी। अब यहाँ पे देखें तो वेवलेंथ लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी f1 इज गिवन, इसको आप हर्ट्ज में ले आए। लैम्डा 2 इज योर टारगेट, लैम्डा 2 की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, v यहाँ पे गिवन है यूजिंग द रिलेशन कौन सा रिलेशन स्टूडेंट्स? p इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। ये रिलेशन आप अप्लाई करते हैं, f1 की वैल्यू है 2 × 10⁵ और लैम्डा 1 जो है दैट इज 1500। यू जस्ट मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी इट कम्स टू बी 3000 × 10⁵। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट कम्स टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ v। तो ये स्टूडेंट्स
स्पीड की वैल्यू है v की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। लैम्डा 2 इज़ योर नेक्स्ट टारगेट। तो लैम्डा 2 के लिए आप अगेन यूजिंग दिस रिलेशन v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, और यहाँ से अगर आप लैम्डा 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू बी v ओवर f2। वैल्यू लगा दें, v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1 इंटू 10⁻⁶, और f2 की वैल्यू भी गिवन है। f2 इज देयर, f2 की वैल्यू स्टूडेंट्स किसके इक्वल है जी, ऑलरेडी मैंशन, दैट इज 1 इंटू 10⁻, so that is the value of f2, that is f2 1 into 10⁻⁶। v is there, v की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 इंटू 10⁸, और f2 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁶। तो यू जस्ट सिंप्लीफाई, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 3 इंटू 10⁻² मीटर। सो दैट इज़ दी वेवलेंथ। ये लैम्डा 2 की वैल्यू है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दैट इज़ वेवलेंथ लैम्डा 2 के इक्वल। Students, now we have the next one is a very very important numerical. I'm in the question number 3 students, very important statement इसकी कुछ इस तरह से, stationary waves is established in a string which is 120 centimeter long and fixed at both ends. The string vibrates in 4 segments at a frequency of 120 Hz. Determine its wavelength एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि ये हमारे पास ये डायग्राम थोड़ा सा लाजमी आपने ड्रा करनी है, फिक्स एट बोथ हैंड्स, 4 सेगमेंट में ये वाइब्रेट करती है। दैट इज़ द लेंथ है। अब ये भी नोड है, ये भी नोड है हमारे पास, ये भी नोड, 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज λ/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है, लेंथ की वैल्यू कितनी है जी, 120 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 120 सेंटीमीटर के इक्वल। अब फ्रेंड्स इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यानी यू डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दें, दे कैंसिल आउट एंड यू गेट 1.2 मीटर। सो दैट इज द लेंथ। ये लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग है 1.2 मीटर के इक्वल। अब नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ लूप्स कितनी है, 4। सो दे आर 4 इन नंबर, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 एट ए फ्रीक्वेंसी f4 इसे कहते हैं। f4 की वैल्यू कितनी है, 120 हर्ट्ज, यानी f4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 हर्ट्ज की। डिटरमिन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को आपने कैलकुलेट करना है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 इज योर टारगेट। हम दोबारा से देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। लेंथ यहाँ पे गिवन है 120 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लें, 100 से डिवाइड करेंगे 1.2 मीटर। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 4, दे आर 4 इन नंबर। f4 की वैल्यू 120 हर्ट्ज के इक्वल है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, और f1 की वैल्यू को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, लेंथ जो है, लेंथ किसके बराबर होगी, 1 2, ये भी λ/2 है, ये भी λ/2 है, और ये भी λ/2 है, 1 2 3 4, तो 4 λ/2 दे कैंसिल आउट, और यहाँ से L विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल टू L/2। अब इनकी वैल्यू लगा दें, L की वैल्यू कितनी है, 1.2 डिवाइडेड बाय 2, एंड इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई तो लैम्डा स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, 0.6 मीटर के ऊपर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0.6 मीटर। अब इसके बाद आता है f4 की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, fn किसके बराबर होता है जी, nf1 के स्टेशनरी वेव्स में हमने प्रूव किया है, और n की वैल्यू कितनी होती है, 4 के। तो f4 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, f4 इज इक्वल टू 4f1, और यहाँ से f1 विल बी इक्वल टू f4 ओवर 4,
और यहाँ से वैल्यू लगा दें तो 120 डिवाइडेड बाय 4 एंड डेफिनेटली यू गेट 30 हर्ट्ज़। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 30 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स दीज आर टू न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल सी मोर थिंग। थैंक यू।